कि जासूसी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि शिवराज सिंह चौहान का अपमान किया गया है। तो चंपई सोरेन पर बोले हैं शिवराज सिंह चौहान और ये कहा कि जासूसी की गई है चंपई सोरेन की और चंपई सोरेन का अपमान किया गया है। इसके अलावा शिवराज सिंह ने यह भी कहा कि चंपई के बीजेपी में आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। तो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं चंपई सोरेन और बीजेपी ये कह रही है कि चंपई सोरेन के बीजेपी में आने से बीजेपी को मजबूती मिलने वाली है, क्योंकि झारखंड में देखिए चुनाव और ऐसे में बीजेपी जो है आगे की रणनीति ये तैयार करेगी कि किस तरीके से अब जो है आगे चंपई सोरेन जहां जहां उनकी मजबूती है उसे किस तरीके से बनाने की कोशिश। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा है वो आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए और झारखंड को बचाने के लिए एक असेट हैं चंपई जी, एक ऐसा नेता जो जीवन भर झारखंड के लिए लड़ा, एक ऐसा नेता जिसने समर्पित भाव से जनता की सेवा की, एक ऐसा नेता जिसने मुख्यमंत्री बनकर झारखंड को सही लाइन पर लाने का प्रयत्न किया और लूट खसूट बंद करने का प्रयास किया। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। जयराम ठाकुर ने जासूसी का आरोप लगाया, जो कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनका कहना है कि घर पर आने जाने वालों की निगरानी की जा रही है, ड्रोन के जरिए जासूसी की जा रही है और वहीं जो शिमला के एसपी है वो हर तरीके से हनन कर रहे हैं पूरी तमाम चीजों का और सुरक्षा को लेकर काफी ज्यादा भयभीत है जयराम ठाकुर। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। जब मैं आ रहा था विधानसभा उस वक्त भी वहां पर ड्रोन वहां पर हमारे घर के आंगन में घूम रहा था और ये मैं समझता हूं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इन विपक्ष के लोग हैं उनके फोन सर्विलेंस पर और उनके फोन सर्विलेंस के साथ साथ में उनके घर की चारों तरफ से हुआ जाकर के वहां पर ड्रोन से इस तरह से करना, ये निजता का भी हनन है। ये सचमुच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। घोटाला किया है ये सबके सामने है। हमारी मांग है कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। जिस तरह से श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे और कर्नाटक की सरकार में उनके मंत्री पुत्र प्रियांक खड़गे ने जिस तरह का जमीन घोटाला किया है, उस जमीन घोटाले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। जिस तरह से सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट, और सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट में लोग कौन है, इसमें जो है उनकी अपनी पत्नी, उनके मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा उनकी पत्नी राधाबाई खड़गे, उनके दामाद और गुलबर्गा के सांसद राधाकृष्ण डोड्डामणि, उनके बेटे और कर्नाटक सरकार मंत्री प्रियांक खड़गे और दूसरे बेटे राहुल खड़गे हैं। और जो लोगों के सामने मामला आया है उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि एरोस्पेस पार्क की इस जमीन को लेने के लिए 71 समूह प्रतीक्षा में थे, लेकिन सिंगल विंडो सिफारिश करके ये 5 एकड़ की का भूखंड मल्लिकार्जुन खड़गे को श्रीखंड समझ के परोस दिया गया। कांग्रेस की सरकार ने, सिद्धारमैया ने अपना खुद घोटाला किया तो कहा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी अगर एक घोटाले का लाभार्थी नहीं बनाया गया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नाराज हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने ये जमीन दे दी। कर्नाटक की सरकार में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के मुख्य सचिव मेजर मणिवन्नन पी ने कर्नाटक की सरकार को पत्र लिखकर सरकार के ही सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट विभाग के लिए इस भूखंड की मांग की थी। उससे अधिक पात्रता और किसी की हो ही नहीं सकती थी। सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण की बजाय जो है ये परिवार कल्याण का कार्य प्रारंभ कर लिया गया और ई ऑक्शन बिना किए, अगर इसका ई ऑक्शन किया जाता तो कर्नाटक की सरकार को 15 से 20 करोड़ रुपयों की राजस्व की प्राप्ति सुनिश्चित थी, लेकिन ये उन्होंने नहीं होने दिया। और क्या ये परिवार जो है, कर्नाटक के लोगों को जो है वेतन देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष पर लुटाने के लिए उनके पास 15-20 करोड़ रुपयों की खैरात है। तो ये साफ बताता है कि लूट और कंगाली, जहां जहां कांग्रेसी जाते हैं लूट और कंगाली लेकर आते हैं। और कल एक और घटना हुई है कर्नाटक में। कर्नाटक की सरकार ने श्री हनुमान की जन्मस्थली
माने जाने वाले कर्नाटक के गंगावटी नगर में वहां के लैंप पोस्ट पर श्री हनुमान जी और श्री राम जी के अंकित चित्रों को हटाने का निर्देश दे दिया। तो बीजेपी का ये हमला हिमाचल सरकार पर आप सुन रहे थे, लेकिन अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बड़ी खबर बता दें। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष जिनका बयान सामने आया है, मोहन लाल बड़ौली ने ये कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नहीं लड़ेंगे चुनाव, ये जानकारी सामने आ रही है। इसके साथ ही वो कहते हुए नजर आए कि अभी उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आने में 2 से 3 दिन का वक्त लगेगा। हालांकि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं इस पर सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन साफ कर दिया गया है मोहनलाल बड़ौली की तरफ से कि वो चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि लाडवा से सीएम नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ेंगे, ये भी जानकारी बड़ौली की तरफ से दी गई है। उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल में अभी 2 दिन का समय लगेगा, ये कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बीजेपी सभी 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाली है। तो लगातार देखिए, ये नजरें टिकी हुई थी कि उम्मीदवारों की पहली लिस्ट हरियाणा बीजेपी की कब आएगी। हालांकि ये बयान सामने आया है कि अभी 2 दिन का समय लग सकता है। क्या कहा, सुनवाते हैं आपको। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सभी 90 की 90 विधानसभाओं पर चर्चा हुई और उसको शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। उससे अभी 2 दिन का समय और लगेगा। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते 90 की 90 विधानसभा सीटें लड़वाने का काम करूंगा। आप खुद और मैं खुद चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। सीएम साहब लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। 55 नाम चुनाव जीतों की लिस्ट है और वो नाम देख के आप भी कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पर चुनाव जीतने जा रही है। बाकी नामों का भी जल्दी फैसला हो जाएगा। लिस्ट तो शायद देखो जब केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा वो आउट हो जाएगा, लेकिन बीजेपी तीसरी बार फिर जीतने जा रही है। और इसी बीच अगली खबर आपको बता दें, केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। सीधे तौर पर कहते हैं पाकिस्तान से बातचीत का दौर खत्म हो चुका है, अब किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ये केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से कहा गया है। किसी तरीके की कोई बातचीत नहीं हो सकती है, बातचीत का दौर अलग था और वो दौर खत्म हो चुका है। अब अगर किसी भी तरह की कोई हरकत होती है तो करारा जवाब दिया जाएगा, क्योंकि आपको बता दें बीते कई सालों में हम देख रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है, छिप छिप कर वार किया जाता है। इसी को लेकर ये एक बड़ा बयान दिया है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कि किसी भी तरह की कोई बातचीत का दरवाजा नहीं खुला है। I think the era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. Actions have consequences. And insofar as Jammu and Kashmir is concerned, I think 370 is done. So the issue today is what kind of relationship can we possibly contemplate with Pakistan. Maybe yes, maybe no. What I do want to say is we are not passive, and whether events take a positive or a negative direction, either way we will react to it.